नमस्कार, मैं जनता श्रीओम गौतम। और जिस तरीके से देश के अंदर दो नाम चल रहे हैं, एक गोदी मीडिया और दूसरा नाम मैं आज दे देता हूं थोथी मीडिया। और इस थोथी मीडिया के सबसे बड़े झंडाबरदार हैं रवीश कुमार। रवीश कुमार ने अब पहली बार एक लिखित में लंबी चौड़ी माफ़ी मांगी है। हालांकि माफ़ी तो रवीश पहले भी मांग चुका है, लेकिन इस बार बहुत लंबी माफ़ी मांगी है। और उसकी वजह यह है कि रवीश कुमार लगातार किसान कानूनों को लेकर मोदी सरकार की आलोचना करता हुआ आया है। और उसी दौरान उसने जिस तरीके से आंकड़े मंत्रियों द्वारा दिए जा रहे थे पैडी खरीद को लेकर या गेहूं की खरीद को लेकर, उन आंकड़ों का विश्लेषण करने के नाम पर जो नकली पोस्टमार्टम किया था और उस पोस्टमार्टम में तमाम आंकड़ों को झुठला दिया था, उसको लेकर रवीश कुमार ने अब स्पष्टीकरण दिया है, माफ़ी मांगी है और खुद ये कहा है कि उसने जो विश्लेषण किया था वो दरअसल गलत था। जी हाँ, लेकिन ऐसा कहते हुए रवीश कुमार उन लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है जो इसकी टांग खिंचाई करते हैं हम जैसे लोगों को। वो कह रहा है कि ये गोदी मीडिया है और मैं ऐसे नाम देता हूं कि रवीश कुमार जैसे लोग, राहुल कंवल जैसे लोग, निधि राजदान जैसे लोग, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग जिस मीडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं उसे आप केवल थोथी मीडिया कह सकते हैं, जिनके पास तथ्य नहीं होते, आंकड़े नहीं होते। वो सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करके झूठ परोस के और झूठ को एक चाशनी में लपेट कर परोसते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि ये सच बोल रहे हैं। दरअसल रवीश कुमार ने जो जिक्र किया है उसमें बताया है कि वो पिछले कई दिनों से अपने प्राइम टाइम में आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा था और 10 तारीख 14 तारीख को उसने इसी तरीके से आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए कुछ आंकड़ों को गलत तरीके से पढ़ दिया था, जो कि गलत था। और उसने कहा कि मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूं, ये मेरे से गलती हुई है, मेरे से गलत रिप्रेजेंटेशन हुआ है। लेकिन इस लंबे चौड़े पत्र में भी रवीश कुमार माफ़ी तो मांग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो नए तरीके से तथ्यों को देने की कोशिश कर रहा है। वो पीछे एक लाइन लिखता है माफ़ी की या ये गलत है, लेकिन ऊपर से ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि ये वास्तविक आंकड़े हैं। दरअसल सरकार ने यह बताया था कि जब से ये तीनों कृषि कानून लागू हुए हैं तब से पूरे देश में गेहूं और पैडी यानी धान की जो खरीद हुई है वो अब तक रिकॉर्ड खरीद हुई है। और धान के मामले में अकेले पंजाब में 26% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और यही बात पंजाब के जो मंत्री थे, उपभोक्ता मंत्री, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी और ये कहा था कि पंजाब ने अब तक 3 महीने में जो धान की खरीद की है, गेहूं की खरीद की है, वो पिछली खरीद से बहुत ज़्यादा है और हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया है गेहूं और धान की खरीद में। ऐसा जो नए कानूनों में बदलाव हुआ है उसकी वजह से हुआ है, ये कह रहा था भारत भूषण आशू का। और इस बात को लेकर बाद में कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधा था आम आदमी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको मुद्दा बनाया था और ये कहा था कि एक तरफ कांग्रेस की जो पंजाब की सरकार है वो ये कहती है कि ये कानून काले हैं, लेकिन उन्हीं के नाम पर वो इतनी बड़ी खरीद करती है, अपने प्रदेश में लागू कर देती है। ये कैसा दोगलापन है। इसी को लेकर रवीश कुमार ने जो रेल मंत्री के ट्वीट्स और दूसरे मंत्रियों के ट्वीट्स थे जिसमें ये आंकड़े थे खरीद को लेकर, रबी और खरीफ की जो फसलों की खरीद हुई उसको लेकर इस तरीके की विश्लेषण की। लेकिन यहाँ पर हमारे देश में एक बहुत लोगों की जो सोच होती है वो ये होती है कि जो भी व्यक्ति अगर आंकड़े दे रहा है तो सही ही दे रहा होगा और इसी का फ़ायदा रवीश कुमार जैसे लोग उठाते हैं। दरअसल हम आंकड़ों को वेरीफाई करने की जहमत नहीं उठाते, कोई कोशिश नहीं करते हैं और उन आंकड़ों को हम सच्चाई मान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति 3-4 फिगर बोल देगा तो हम मान लेंगे कि ये जो फिगर दे रहा है वो वास्तव में सही होंगे, क्योंकि इसे फिगर रटे हुए हैं। ऐसा ही कुछ रवीश कुमार ने कहा और बाद में उसने इसकी गलती को माना। उसने ये कहा कि मैंने धान की खरीद को चावल की खरीद समझ लिया था और चावल और धान में अंतर होता है, इसलिए ये सारा का सारा घालमेल हुआ। और गोदी मीडिया मेरी गलती मानने को ऊपर उछले नहीं, क्योंकि ऐसा गलती हर किसी से हो जाती है और आप लोगों से भी होती है, गलतियाँ सबसे होती है। और एक कवि ने कहा भी है कि गलतियाँ अक्सर इंसान से हो ही जाती हैं, क्योंकि मनुष्य तो गलतियों का ही पुतला है। और इस बात को हम ही मानते हैं, हमसे भी कभी कभी गलती होती है। कल हमसे एक गलती हुई, निधि राजदान ने हार्वर्ड ज्वाइन किया था और हार्वर्ड को बोरिस जॉनसन का नाम लेते समय हम यूके में बता गए थे जबकि वो यूएस में है। हमें इसका एहसास भी हुआ, लेकिन हम अपने एडिटर को नहीं बता पाए और वो यूके चला गया। लोगों ने कमेंट भी किए
और हम उस गलती को मान भी रहे हैं, हमने बाद में स्वीकार भी किया और हमें रियलाइज़ भी हुआ था कि हाँ, हमसे कुछ गलत भूल गया है। लेकिन गलती को मान लेना एक समझदारी कही जाती है और गलती मानने के बाद ऐसे दिखाना कि ये गलती करके आपने कोई अपराध नहीं किया है, उसको रवीश कुमार कहते हैं या बरखा दत्त निधि राजदान कहते हैं। एनडीटीवी की पुरानी आदत रही है, एनडीटीवी के जितने प्रोडक्ट हैं, चाहे रणदीप सरदेसाई हो, बरखा दत्त हो या रवीश कुमार हो, पंकज पचौरी जैसे लोग रहे हो, ये सब के सब अपनी गलती को मानते नहीं है और जब ज़्यादा दबाव पड़ता है तो मानते हैं, लेकिन लाग लपेट करके। जैसे कभी एनडीटीवी में काम करने वाला रणदीप सरदेसाई जब गुजरात दंगों को लेकर झूठी रिपोर्टिंग कर रहा था और उस पर बाद में जब लंबा केस चला तो इसने अदालत में जाकर ये स्वीकार किया कि हाँ, उसने गलत रिपोर्टिंग की थी, तथ्य ऐसे नहीं थे, लेकिन वो इतनी सफाई से और इतनी चुपके से कह गया कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता चला, लेकिन जब उसने रिपोर्टिंग की थी तब सबको पता चल गया था रणदीप सरदेसाई है वो क्या कह रहा है। उसी तरीके से प्राइम टाइम में रवीश कुमार झूठ बोलता है, आंकड़ों को झुटलाने की कोशिश करता है, सरकार को झूठा बताने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में जब पकड़ा जाता है तो वो एक लंबा सा लेख लिख देता है और लेख में लिखता है कि मेरे से गलती हुई है, जबकि होना ये चाहिए था कि अगले दिन के प्राइम टाइम में रवीश कुमार को इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी, रवीश कुमार को सही तथ्य बताने चाहिए थे और रवीश कुमार को अपने प्राइम टाइम में यह स्वीकार करना चाहिए था कि सरकार धान और गेहूं की खरीद को लेकर जो आंकड़े दे रही है वो निश्चित तौर पर सच है, वो सच्चाई है और उनमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। हालांकि इस बात को कहते हुए रवीश कुमार ये भी कहता है कि देखिए, मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे आधार है, सरकार के जो आंकड़े होते हैं वो झूठे होते हैं और इसका उदाहरण उसने दिया है। वो कहता है कि जो फसल बीमा हुआ उसको लेकर सरकार की तरफ से 3 तारीखें अलग अलग बताई गई हैं। एक तारीख में कहा गया है कि इसका उद्घाटन 18 फरवरी 2016 में हुआ। आगे वो कहता है कि इसी को दूसरे मंत्री के स्टेटमेंट में 13 जनवरी 2016 बताया गया है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर इसको बताते हैं अप्रैल 2016। यानी कि रवीश कुमार अपने आप को सही साबित करने के लिए या फिर ये बताने के लिए कि उससे गलती होना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि ऐसी गलतियां अक्सर होती रहती हैं, एक उदाहरण देता है, एक घटना का जिक्र करता है, फसल बीमा योजना की शुरुआत को लेकर, एग्जैक्ट फिगर को लेकर वो सवाल उठाता है, लेकिन रवीश कुमार ये भूल जाता है कि ये जो फिगर है मंत्रियों ने बोले हैं, बातचीत के दौरान कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन जब आप प्राइम टाइम में तमाम आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे होते हैं, जब आप चुनावों में भी आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे होते हैं, तब इस बात का बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है और उसमें भी अगर चूक हो जाती है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसी तरीके के प्राइम टाइम जैसे बड़े शो में इस बात को बिना किसी शर्म और हया के स्वीकार करें, लोगों से माफ़ी मांगें और अगर आपकी वजह से किसी दूसरे संस्था को इससे अपमानित होना पड़ा है या उसको झूठा साबित होना पड़ा है तो उससे भी आप माफ़ी मांगें। लेकिन रवीश कुमार और एनडीटीवी के अंदर ये हिम्मत नहीं है। एनडीटीवी का जो मालिक है प्रणव राय, उसके ऊपर सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला पकड़ा, उसके अलावा शेयर में घोटाले का मामला पकड़ा, उसके अलावा हवाला का मामला पकड़ा, लेकिन आज तक प्रणव राय और राधिका राय ने कभी भी प्राइम टाइम में आकर इस बात के लिए देश से माफ़ी नहीं मांगी, न ही रवीश कुमार ने स्क्रीन काली की। और जो नया घोटाला हार्वर्ड घोटाला आया है जिसमें निधि राजदान ये घोषित कर देती है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर रख दिया है और ऐसा कहते हुए वो कहती है कि 21 साल की मैं नौकरी छोड़ के अब हार्वर्ड जा रही हूँ। लेकिन इस बात की तस्दीक न तो प्रणव राय करता है न रवीश कुमार जैसा खोजी करता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, उसमें कोई एसोसिएट प्रोफेसर का पद भी नहीं है, बल्कि ये सब के सब उसको पैनलिस्ट के तौर पर दिखाते हैं। अपनी बात को ज़्यादा मजबूती से रखने के लिए निधि राजदान को बार बार पेश किया जाता है हार्वर्ड की प्रोफेसर के तौर पर और उसके बदले में निधि राजदान कई यूनिवर्सिटीज़, कई इंस्टीट्यूशंस में एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हो जाती है, वहाँ से उसको पैसा भी मिलता है और 7 महीने तक वो इस नकली फर्जी प्रोफेसर के पद का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करती है, लोगों पर रौब झाड़ती है और जब उसे लगता है कि अब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी तो कहती है कि इंटरनेट का घोटाला हुआ था,
मैं साइबर क्राइम में फंसी हूँ, फिशिंग का मैं शिकार बन गई हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 दिन के अंदर जब से लोगों को पता चला है कि निधि राजदान का ये पूरा का पूरा मामला फर्जी था, सब ने पता कर लिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कि उनके यहाँ पर जर्नलिज्म का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से भी और वहाँ आसपास के बोस्टन के एक अखबार ने, बोस्टन ग्लोब ने भी इसकी खबर दी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। निधि राजदान जो 21 साल की नौकरी छोड़ने से पहले ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा लगता है कि एनडीटीवी, रवीश कुमार और प्रणव राय का ये बड़ा घोटाला था, सोची समझी साजिश थी। निधि राजदान को एक बड़ा दिखाने के लिए, बहुत बड़ी विशेषज्ञ दिखाने के लिए इन सब ने मिलकर इस साजिश में हिस्सा ये लोग बने, या फिर इन्होंने जाने अनजाने में निधि राजदान की इसमें मदद की, क्योंकि सबसे पहले एनडीटीवी ही उसको अपने यहाँ पर जब भी पैनल में दिखाता था तब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर दिखाता था। अब इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये उसी तरीके का मामला है कि एक व्यक्ति 21 साल पुरानी शादी को किसी मिस वर्ल्ड से शादी का ऑफर मिलने की वजह से छोड़ दे और बाद में कहे कि वो ऑफर तो नकली था, यानी कि आप न घर के रहे न घाट के। निश्चित तौर पर जब आप पकड़े गए हैं तो जैसे कहावत होती है बनारस में कि फिसल गए तो हर गंगे, गंगा जी में नहाने नहीं, बाहर निकल कर आ रहे थे, पैर फिसल गया, गिर गए, बोले हर गंगे हम तो नहाने ही आए थे। वही हाल अब निधि राजदान और रवीश कुमार का होता हुआ नजर आ रहा है। रवीश कुमार को यह पता है कि चूंकि मामला ताजा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के घोटाले का, अगर रवीश कुमार अपने प्राइम टाइम में इसी तरीके से झूठ परोसता रहेगा, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ क्रिमिनल केस हो जाएगा। क्योंकि इसको लेकर अब देश के अंदर जुडिशियल जो अवेयरनेस फैली है, तमाम लोग जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं या कानून की जानकारी रखते हैं, अब वो उन लोगों के खिलाफ केस करना शुरू कर रहे हैं जो इस तरीके के आदी बन चुके हैं, गलत आंकड़े पेश करके लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं और पूरी की पूरी केंद्र सरकार को या अन्य संस्थाओं को झुठला देते हैं, उनको झूठा साबित करने का दम भरते हैं। और वही कोशिश की थी रवीश कुमार ने, वो भी तब जब कृषि कानूनों को लेकर पूरे देश में एक अलग तरीके का माहौल है, विरोध प्रदर्शन का भी माहौल है। ऐसी स्थिति में अगर रवीश कुमार ऐसे आंकड़े झुठलाएगा तो निश्चित तौर पर उसको जो किसान आंदोलन में बैठे हुए लोग हैं, जो विरोध वाले लोग हैं, वो पेश करेंगे और वही बात करेंगे जो अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें छोटा बच्चा प्रधानमंत्री मोदी को फांसी पर लटकाने की बात कर रहा है और बाद में जब उससे पूछा जाता है कि बेटा तू कहाँ से सीखता है, तो वो कहता है कि मैं एनडीटीवी और बीबीसी चैनलों से ये सीखता हूँ। जबकि ये निश्चित है वो छोटा बच्चा है, उसके माँ बाप ने उसे रटाया होगा, लेकिन जो लोग एनडीटीवी और बीबीसी जैसे चैनल देखते हैं उनके बारे में क्या कहा जाए, उनके अंदर जो छवि बनती है देश की, वो किस तरीके से निगेटिव होती है। उनकी नज़र में पूरे देश का प्रशासन भ्रष्टाचारी है, उनकी नज़र में सरकार झूठी है, उनकी नज़र में सरकारी आंकड़े बिल्कुल ही झूठे हैं जो जनता की आईवास करने के लिए, आंखों पर पर्दा डालने के लिए पेश किए जाते हैं। यही सब कहने की कोशिश रवीश कुमार ने की। और यहाँ चलते चलते एक बात और बता दूं कि रवीश कुमार भूल गया कि एफसीआई जो खरीदती है वो धान खरीदती है। रवीश कुमार ने कह दिया मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने चावल खरीदा है, यानी जो एफसीआई चावल खरीदती ही नहीं, धान और गेहूं खरीदती है, उस एफसीआई पर इसने आरोप लगाया और एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार को झूठला साबित कर दिया। और जब पकड़ा गया तो चुपचाप से एक चिट्ठी लिखकर बचने की कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत।